नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मार्च के मध्य से हम गुजर रहे हैं और अभी से तापमान का पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। हर कोई यही सोच रहा है कि अगर मार्च में इस तरह की गर्मी पड़ रही है तो अप्रैल मई में क्या हाल होने वाले हैं। देश दुनिया में, गुजरात में और खासकर वडोदरा शहर में क्या रहेगा मौसम का हाल आने वाले कुछ महीनों में, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि अभी अभी तो हम ठंड से निकल कर आए थे और सीधे हम अब समर में चले गए हैं और वो भी तपती गर्मी जो हम सबको परेशान कर रही है। ऐसे में कितना तापमान बढ़ सकता है, क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है और कैसे इससे निजात पाई जा सकती है, क्या क्या बचने के लिए किया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर आज बात होगी। और खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं मुकेश पाठक जी। सर, स्वागत है आपका चर्चा में। जी नमस्कार। आप जानते हैं मुकेश जी को, वीएनएम टीवी पर बहुत बार आपने उन्हें देखा है। मौसम विभाग के एक्सपर्ट है और गुजरात नेचर कंजर्वेशन सेंटर के अध्यक्ष भी हैं। मौसम से जुड़ी जानकारी वडोदरा शहर को रोजाना मुहैया कराते रहते हैं। और सर, मार्च महीना मध्य से हम गुजर रहे हैं और अभी से 40 डिग्री के पार वडोदरा शहर में तापमान कर गया है। न सिर्फ वडोदरा में, गुजरात के करीबन 20 शहर ऐसे हैं जो 40 डिग्री के ऊपर चल रहे हैं। क्या वजह है इसकी? जी अगर हम पिछले 2 दशकों के तापमान के आंकड़े देखें तो ये पाया गया है कि पिछले 2 दशकों में विंटर सीजन बहुत कम हो चुकी है और काफ़ी गर्म हो चुकी है। तो ये होने के जो अगर ग्लोबली कारण की बात किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इस बार के मार्च में सडनली 40 डिग्री क्रॉस क्यों हो गया, तो इसके पीछे जो रीज़न है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो दिसंबर से लेकर के मार्च महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब वैसे पूरे साल आते हैं, लेकिन हमारे इंडिया को अफेक्ट करने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें तो वो दिसंबर महीने से लेकर के मार्च महीने में जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं। वैसे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हमें फ़ायदा कराता है अगर वो किस तरह से आ रहा है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये एक ही घटना ऐसी है जिसकी वजह से उत्तर में हिमालय में बर्फबारी होती है या बारिश होती है। उत्तर में बर्फबारी होती है, इसकी वजह से ग्लेशियर्स में बर्फ़ जमा हो जाता है, उसकी वजह से उसमें से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें पानी बढ़ता है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल ये है। लेकिन दूसरा ये है कि वो कितना इंटेंसिफाई होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत, जैसे अभी पिछले वीक में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया वो काफ़ी उसने बर्फबारी दी, उस वक्त क्या होता है कि उसके प्रभाव से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी पैदा होता है। वो नज़दीकी एरिया जो भी राज्य है, जैसे ज़्यादातर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपर पार्ट में पंजाब और मतलब पाकिस्तान से लेकर के ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलते हैं, लेकिन उसके नीचे राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन पैदा होता है। अगर वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी सशक्त है, तो ऐसी कंडीशन में वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी पैदा करता है जो प्रभावी होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से पैदा हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो जो राज्य के ऊपर है उसके इर्द गिर्द वो बारिश देता है, तो भेज का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये है कि इसकी की वजह से एक एंटी साइक्लोन भी होता है। अगर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो वो हवा को ऊपर उठाता है और उसकी वजह से बारिश होने, क्योंकि हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, कंडेंसेशन होता है और तो बारिश की बूंदें गिरती है। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एक वो है। लेकिन अगर एंटी साइक्लोन पैदा होता है तो एंटी साइक्लोन का उल्टा है कि वो हवा को नीचे तरफ धकेलता है और गर्मी पैदा होती है, वो इलाका पूरा गर्म। तो अभी जो गर्मी बढ़ी है तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया उसकी वजह से अरब सागर में एक एंटी साइक्लोन पैदा हुआ और उस एंटी साइक्लोन की वजह से उस वहाँ जहाँ पर एंटी साइक्लोन पैदा हुआ है और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। तो
इस बार दो, एक तो एंटी साइक्लोन भी था, दूसरा भारत देश के कई राज्य ऐसे थे जहां पर हीट वेव की कंडीशन थी। तो चारों ओर, अगर गुजरात को गिने तो गुजरात के चारों ओर हीट वेव कंडीशन थी, और अरब सागर में एंटी साइक्लोन था, तो चारों ओर गर्मी 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 हो गई। 10 मार्च से टेम्परेचर रेज ऊपर उठना चालू हुआ और बाकी के 2 दिन 40-40 के ऊपर हो गया। तो इसके दो महत्वपूर्ण, एक तो एंटी साइक्लोन था और दूसरा जो था कि भाई हीट वेव कंडीशन बहुत सारे राज्य में एक साथ में देखी गई। तो ये दो कारण की वजह से हमारा गुजरात में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे, तकरीबन 20 जिले ऐसे थे कि जहाँ पर हीट वेव कंडीशन आ गई थी। बड़ौदा भी उसमें से बाकात नहीं रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी हट गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आता है तो उत्तर से आने वाली हवाएं रुक जाती है। हवाएं रुक जाती है तो उसके नीचे राजस्थान और गुजरात, वहाँ पर गर्म हवा हो जाती है, वहाँ पर ठंडी हवा, क्योंकि उत्तर से आ ही नहीं रही हवा। और जब वेस्टर्न डिस्टेंस हट जाता है और उत्तर से पवन आना शुरू हो जाता है, और क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दौरान वहाँ पर बर्फबारी हुई है, तो बर्फ की ठंडी हवाएं हमारी ओर आने शुरू हो जाती है। तो जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवा रुक जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाता है और उत्तर से हवा आनी शुरू हो जाती है तो ठंड होती है। इस बार में एक बहुत ऐसा हुआ है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूअस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये बहुत कम बार देखा गया है। इस बार, इस वर्ष में 2025 में ये एक बहुत वो एक घटना के अनयूजुअल देखी गई है कि भाई कंटिन्यूअस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। अभी तो एक अभी हटा है, हाँ, वो ठंडक दे उससे पहले 14 तारीख से दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है, उसके पीछे भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आने की वजह से ठंडी हवा आने का मौका ही नहीं मिलता और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ बड़ौदा में गर्मी हमें देखने को मिली। जी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इतनी ज्यादा हिट क्रिएट हो गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश भी हमने बिन मौसम देखी है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमेशा असर करते हैं और कभी पॉजिटिवली तो कभी नेगेटिवली असर करते हैं। लेकिन अब क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें हम किया करते थे वो अब हम वाकई में महसूस करने लगे, क्योंकि पर्यावरण को हमने इतना ज्यादा प्रदूषित कर दिया है कि अब ग्लोबल वार्मिंग से हम बच नहीं सकते। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर अब मौसम पे हो रहा है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंडा मौसम, कभी भी गर्म मौसम, और जब सीजन चेंज होता है लोग बीमार भी लगातार पड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह का तापमान और दोपहर के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर देखने मिल रहा है। सुबह 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होता है और फिर दोपहर होते होते वो 40 को क्रॉस कर जाता है। तो इतना ज्यादा असमान तापमान क्यों देखने मिल रहा है? नहीं, ये तो होगा ही, क्योंकि रात में क्या है, हवाओं का जो आना जाना होता है, जैसे दिन की अगर हम बात करें तो गर्म हवाएं, मतलब गर्म हवा जो है वो ठंड की ओर चली जाती है, और रात जो होती है तो जो रात की ठंडी हवा है वो गर्म की ओर तो उल्टा हो जाता है। तो जैसे रात होती है जैसे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। जो रात का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी रात को ठंडक में परिवर्तित होने के लिए समय लगता है। और क्योंकि पूरी हवा, जितना भी प्रदेश है उसके ऊपर ठहरी हुई रुकी हुई जो हवा है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि 41 डिग्री या 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया है। एक तरफ एंटी साइक्लोन भी है, तो वो गर्म हवा को कंजर्व करती है और वो काफ़ी देर तक रुकती है, तो पूरी रात गर्म रहती है। और वैसे आंकड़ों की बात करें तो हमें जो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो मिलता है सुबह में 8 बजे, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो मिलता है वो शाम को 4 बजे मिलता है। उसका मतलब सीधा ये है कि पूरी रात जो गर्म हवा ठहरी है वो ठंड को कंजर्व करती करती सुबह में 8 बजे मिनिमम तक पहुंचती है। उसके बाद तुरंत वो, जैसे सूर्य निकलता है उसके बाद वो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, और फिर शाम के 4 बजे तक वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तो इतना प्रोसेस चलता है। तो जब इतना टेम्परेचर होने के बाद
पूरी रात गर्म होने के बाद जब ठंडक होती है तो सुबह में 8 बजे हमें 20-22 डिग्री 20-22 डिग्री ये भी काफ़ी गर्म है बिल्कुल काफ़ी गर्म है। तो अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द मंथ अभी मार्च महीना है वो तो है 18-19 के करीब चलता है। तो उसमें भी 2 डिग्री ज़्यादा हम लोग चल रहे हैं, प्लस पॉजिटिव प्लस 2 डिग्री है, हम लोग ज़्यादा ही है। उसी प्रकार से मैक्सिमम में 6 डिग्री ऊपर चले गए, तो मिनिमम में भी हम ज़्यादा ही है, ऐसा नहीं है। 20-22 डिग्री का आंकड़ा हमें कम लगता है, लेकिन अगर हम एवरेज टेम्परेचर ऑफ द मंथ देखें तो उसमें तो 2 डिग्री का डिपार्चर है। तो उस प्रकार से वो ज़्यादा ही है, लेकिन सुबह में 8 बजे वो ठंडा हो जाता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के आंकड़े अभी से ही ज्यादा है। ऐसे में अप्रैल और मई में कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्या हाल होगा अप्रैल और मई में? इस बार का जो समर है वो काफ़ी तगड़ा रहेगा, बहुत ही गर्मी पड़ेगी और 45-45 डिग्री अगर हम बड़ौदा की बात करें, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कई कई जगह पर 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर हो सकता है। अच्छा। अगर हम एंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सिंदरोड की बात करें तो वो 46, क्योंकि वो सैंडी सॉइल है और वगैरह है, तो उसमें 1-1.5 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 40 एवरेज अगर हम गिने तो 44 से लेकर के 45 डिग्री तक का टेम्परेचर मई महीने में, अप्रैल में 42-43 के करीब रह सकता है, लेकिन मई क्योंकि एक्सट्रीम समर है मई में, तो उसमें 45 डिग्री तक हम वो टेम्परेचर उतना हमें ज़्यादा मिल सकता है बड़ौदा में। जी, तो 45 डिग्री गर्मी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम पंखों पे नहीं जीते हैं, अब तो हम एयर कंडीशन पे जीने वाले लोग बन गए हैं। जैसे ही घर में घुसते हैं पंखों की बजाय एयर कंडीशन चालू करने की जरूरत पड़ जाए, उस तरीके की हैबिट हमने अपने आप को डाल दी है। और ये सारी चीजें जो हीट क्रिएट कर रही है वो कहीं ना कहीं तो अल्टीमेटली आपको अफेक्ट तो करने ही वाली है। अब जब 45 डिग्री टेम्परेचर होने ही वाला है, गर्मी तो पड़ने ही वाली है, तो अपने आप को कैसे बचाया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। कैसे बचा जाए, क्या टिप्स हैं गर्मी से बचने? जी, देखो ऐसी इतनी अगर गर्मी है तो सबसे पहली बात यह है कि दोपहर का जो समय है जब गर्मी ज़्यादा होती है, अगर हमें काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम बाहर ना निकलें। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बाहर निकलना हम लोग अवॉइड करें। अगर जाना ही पड़े ऐसा है तो आप पूरे कपड़े पहन कर निकलिए, ताकि सूर्य की किरणें आपको आपके शरीर की जो चमड़ी है उसको जलाए नहीं। दूसरा, ठंडी चीज़ें, आप जूस हैं या पानी खूब ज़्यादा पीजिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या है कि शरीर में से पानी निकल जाता है, तो पानी की कमी महसूस होती है। उस कंडीशन में आप जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीजिए। और ठंडे जूस हैं, वो जो गन्ने का जूस है वो सब पीते रहिए, ताकि आपका शरीर जो है उसमें पानी का जो स्तर है वो बना रहे। और पूरे कपड़े पहन के आप बाहर निकलिए। लेकिन अगर दोपहर में जैसे 45 डिग्री अगर हो गया है तो ज़रूरत ना हो तो आप बाहर निकलिए मत। छोटे बच्चों को तो आप घर में ही रखिए, छोटे बच्चे को, क्योंकि उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। छोटे बच्चे और जो काफ़ी उम्र वाले बुजुर्ग लोग हैं उनको तो बाहर ही ना निकले। वो लोग, उनका जो भी काम है वो सुबह में ख़त्म करिए, या तो शाम को 6 बजे के बाद बाहर जाके आप काम कर सकते हैं। लेकिन दोपहर का जो समय है 11-12 से लेकर के शाम के 4 बजे तक का, जब मैक्सिमम टेम्परेचर कलेक्ट होता है, उसके दौरान आप काम के लिए बाहर न निकलिए। और जैसे पिछले साल भी किया था सरकार ने कि भाई जो जितने भी ट्रैफिक सिग्नल है उनको बंद कर दिया गया। और फिर जो बांधकाम की इंडस्ट्रीज़ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितनी भी जुड़ी है, उनके लिए भी जितने भी मजदूर हैं या काम करने वाले जो लोग हैं उनको 12 से 4 में आराम करने की छुट्टी दे दी जाए, और फिर वो 4 बजे के बाद शाम को काम पे लगे। तो ऐसी हमें वो करनी पड़ेगी। और हमारी जो वर्किंग का जो टाइमिंग है उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे सभी इंडस्ट्रीज़ में, नॉट ओनली इंडस्ट्रीज। सभी लोग जो काम करने वाले जो बाहर गए, जो घर से बाहर जाके काम करते हैं, उनको ये सीज़न में, ख़ास तौर से समर में,
और एक्सट्रीम समर की बात कर रहे हैं, जैसे अप्रैल मई और जून, मिड जून तक जब हमारे यहाँ एक्सट्रीम समर होता है, उस वक्त हम ये ख्याल में रखेंगे कि दोपहर को हम बाहर ना निकले, हमारा काम सुबह में और शाम को हम लोग करें। और अगर दोपहर को निकलने की ज़रूरत पड़ती भी है तो हम पूरे कपड़े लेकर के निकले और पानी भरपूर मात्रा में हम लोग लें, ताकि हमारे शरीर में पानी का स्तर बना रहे। इस गर्मी में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ताकि आप लू जैसी दिक्कतों से बच सके। पानी पीते रहिए, अगर बाहर निकलिए मत, जरूरत है तो ही निकलिए, दोपहर में मत निकलिए, और निकलते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल या नींबू पानी की बोतल, छाछ की बोतल, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत कैरी करेंगे तो समर इतना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। अब एक सवाल जो मेरे मन में है वो जरूर मैं पूछना चाहूंगी। हम बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो हम हमारे घर में बिजली जलाते हैं, हमारे घर में एयर कंडीशन चलते हैं, पंखे 24 घंटे चलते हैं, क्या ये भी हीट प्रोड्यूस करते हैं? क्या ये भी गर्मी में इजाफा करते हैं? जी बिल्कुल। हम जो एयर, क्योंकि अभी पंखा से ज़्यादा सभी घरों में एयर कंडीशनर आ गए हैं। हम किसी भी वर्ग के लोगों को गिनिए, अगर मध्यम वर्गीय परिवार है या निम्न, झुग्गियों में भी एयर कंडीशन लगे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक जब, क्योंकि उनको जिंदा रहना है, इतनी गर्मी में वो सरवाइव कैसे करेगा। ये हमारा एडॉप्टेशन फेज चल रहा है, या तो हमें 45 डिग्री के लिए हमारे शरीर को तैयार करना पड़ेगा, या तो हमें मरना पड़ेगा, या जो समाधान हमारे पास में है, जैसे गर्मी से बचने के लिए हमारे पास में एसी है या कूलर है, तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन एसी में क्या है, हम जितना ज़्यादा एसी इस्तेमाल करेंगे या जितने लोग, जितने परिवार एसी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो भी तो हीट प्रोड्यूस करता है। एसी चलाने का कोई फॉर्मूला है क्या जिससे कम हीट प्रोड्यूस हो, आपको ठंडी भी मिलती रहे? उसको क्या टेम्परेचर पे चलाया? देखिए, एक तो आप बहुत कूल मत करिए। अगर बहुत कूलिंग करें तो उसके कॉम्प्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जितना कॉम्प्रेसर ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतनी गर्मी वो बाहर फेंकेगा। तो आपको जितनी आपके शरीर के लिए ज़रूरी ठंडक है, सिर्फ उतना ही टेम्परेचर आप 28 डिग्री टेम्परेचर एसी में रखोगे तो आपके लिए सही है। तो और दूसरा क्या है कि जब उतना ठंडा रूम हो जाता है, उसके बाद में वो बंद हो जाए, और बाद में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके बाद में ही वो एसी शुरू हो। तो जैसे थर्मोस्टेट हमारे फ्रीज में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है कि जितनी ठंडक चाहिए थी उतनी हो गई, उसके बाद में फ्रीज बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे एसी में भी ऐसा ही थर्मोस्टेट हम लोग टाइमिंग सेट कर दे कि भाई इतनी 28 डिग्री सेल्सियस हमारे रूम का टेम्परेचर अगर हो जाता है तो बाद में एसी बंद हो जाएगा। उसके बाद में जब बढ़ जाएगा तो वापस एसी शुरू हो जाएगा। उसका क्या होगा, एक तो एनर्जी की बचत हो जाएगी, हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा लेंगे, और दूसरा ये है कि जो गर्मी प्रोड्यूस होती है एसी से, उसमें भी हम थोड़ी सी राहत कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप है कि वो करिए। दूसरा है कि भाई आप अपने घर के आसपास पेड़ पौधे इतने लगाएं, और जो कि आपने बहुत बड़ा अभियान वीएनएम ने शुरू किया है। तो ये अभियान तो एक तरफ है, लेकिन हमारे जिंदा रहने के लिए भी ये काम हमें करना पड़ेगा। पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे, और सिर्फ उगाने के मतलब लगा दिया तो हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है, उसका जतन भी करना पड़ेगा। वो बड़ा हो तब तक उसे पानी देना पड़ेगा, उसको खाद देना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपके घर के सोसाइटी में या मोहल्ले में, स्ट्रीट में, जहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, जितने लगा सकते हैं उतने पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ ही ऐसी एक सॉल्यूशन है जो हमें गर्मी में राहत दे सकता है। अगर आपके घर में के आसपास में आप 5 पेड़ भी लगाओगे तो वो 5 डिग्री टेम्परेचर कम कर देगा। तो 5 डिग्री टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो उसका एसी आपको उतना कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एसी से सस्ता पड़ेगा। 50 रुपये का आप सैपलिंग लेके आओ और उसको जतन करो, बड़ा पेड़ कर दो, तो वो 50 रुपये में, 250 रुपये में आपने 5 जो पेड़ लगाए हैं, तो वो एसी की कॉस्ट से कहीं कम रुपए में आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल, और इसलिए वीएनएम की टैगलाइन है, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। आप अपने हिस्से का पर्यावरण खुद संजोए, ये हम लोगों को इंसिस्ट करते हैं, क्योंकि लाखों लोग मिलेंगे और छोटी छोटी कोशिश करेंगे तो जरूर पर्यावरण को जो हम बिगाड़ रहे हैं, लगातार बिगाड़ रहे हैं,
उसे थोड़ा सा सुधार सकेंगे। और ये जो गर्मी बहुत ज्यादा हमें महसूस होने वाली है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए और पेड़ पौधे जरूर लगाइए। सर ने भी कहा कि पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, यही हमें आने वाले सालों में गर्मी से बचा सकते हैं। हम अपने बच्चों को विरासत में हो सकता है कि लाखों करोड़ों रुपए देकर जाएं, लेकिन अच्छा पर्यावरण अगर देकर नहीं जाएंगे तो उनका अस्तित्व नहीं टिक पाएगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि विरासत में हम उन्हें अच्छा पर्यावरण देकर जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको तो हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए ही हम करते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके हित की बातें आप तक पहुंचती रहती है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। आजकल हम बहुत सारे वीडियोस, रील्स एक दूसरे को शेयर करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव बातें अगर हम शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
क्या होता है सी सेक्शन डिलीवरी और क्यों ये मामले धीरे धीरे कर कर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पहले हम जो डिलीवरीज कराते थे 90s और 2000 के दौर में, तब 5 to 6% रेट था। बहुत सारे कारण हैं। पेरेंट्स या तो हस्बैंड वाइफ वो ही डिमांड करते हैं। जैसे मेडिसिन में शायद कुछ डॉक्टर्स पैसे कमाने के लिए मे बी वुड बी सजेस्टिंग सर्टेन सर्जरीज। व्हाई आर कपल्स ऑप्टिंग फॉर सी सेक्शंस? हम महिलाएं अपनी जिंदगी में कई रिश्ते निभाती हैं, कई सारे पड़ाव से गुजरती हैं, लेकिन माँ बनने का जो रिश्ता होता है, माँ बनने का जो अनुभव होता है, वो खुशी बहुत अलग होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ बनने के बाद ही एक महिला संपूर्ण कहलाती है। अब इस बात में कई सारी राय होती हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और एक महिला जब माँ बनती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसका वो दूसरा जन्म होता है। जब वो जन्म होता है उससे पहले वो कई सारे पड़ाव से गुजरती है, जो प्रेगनेंसी का दौर होता है, और उस बच्चे को जन्म देने तक वो कई सारे फेजेस से गुजरती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसमें नॉर्मल डिलीवरी पहले के ज़माने में हुआ करती थी, तब सी सेक्शन डिलीवरी बहुत कम सुनने में आती थी। लेकिन अब अगर आप रिपोर्ट्स पर ध्यान देंगे, कई न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब सी सेक्शन डिलीवरी बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है और किस तरह से इसे कंट्रोल में लाया जा सके, इसी पर आज हम पूरी चर्चा करने जा रहे हैं। सी सेक्शन डिलीवरी यूँ सुनने में बहुत आम लगता है, लेकिन जो भी महिलाएं इस पड़ाव से गुजरी हैं, जो इस फेज से गुजरी हैं, उन्हें पता होगा कि ये कितनी बड़ी बात होती है। हर महिला चाहती है कि वो इतनी स्वस्थ हो कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सके, उसे किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, उसका बच्चा भी स्वस्थ हो और वो खुद भी शारीरिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में। आज इस चर्चा में हम समझेंगे कि क्या होता है सी सेक्शन डिलीवरी और क्यों ये मामले धीरे धीरे कर कर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वडोदरा के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर संध्या हरपले मैम, और उन्हीं के साथ में डॉक्टर भावना पटेल जी। हम आज बात करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आप दोनों का ही हमारे इस शो में। तो जैसा मैंने कहा कि सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में हम जानना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला सवाल जो मैंने इंट्रोडक्शन में ही पूछा कि क्यों ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, हम शुरू करेंगे डॉक्टर संध्या मैम आपसे कि क्या वजह है इसकी। ये बात सच है कि सिजेरियन सेक्शन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। आई एम इन प्रैक्टिस फॉर लास्ट 40 years, तो मैंने देखा है कि किस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम जो डिलीवरीज कराते थे 90s और 2000 के दौर में, तब 5 to 6% रेट था, और आज अगर हम देखने जाते हैं पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये रेट्स ऑलमोस्ट 40-50% हो गए हैं। WHO रेकमेंड्स कि 10 to 15% रेट होना इज ओके, बट देयर आर सो मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये सिजेरियन रेट्स बढ़ते जाते हैं जी। और धीरे धीरे पहले 2020 में इट वाज 16%, 21 में 21%, नाउ ऑलमोस्ट 25% रेट हो गए। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ सब हायर मिडिल क्लास के पेशेंट्स और हायर क्लास के पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट 50%, मोर देन 50% रेट हो गया है। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बताऊंगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है कि फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, नो फिजिकल एक्सरसाइजेज और स्ट्रेसफुल लाइफ, यू नो ईच एंड एवरीबडी इज फेसिंग एंड लिविंग स्ट्रेसफुल लाइफ। उसकी वजह से मेडिकल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म ये इतने बढ़ते जाते हैं कि उसकी वजह से भी सिजेरियन रेट अफेक्ट होता है। और दूसरा है कि ये हम लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो ये देखने में आता है कि जो स्टेट में लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ सिजेरियन रेट्स ज़्यादा है, लाइक तेलंगाना, हैदराबाद, ये 2 स्टेट में ऑल अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में ये रेट्स ज़्यादा है। और देयर आर सो मेनी अदर रीजन। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन कि पेरेंटल चॉइस मीन्स पेरेंट्स या तो हस्बैंड वाइफ वो ही डिमांड करते हैं कि हमको नॉर्मल डिलीवरी के पेन से नहीं गुजरना है, हमको सिजेरियन ही चाहिए। और जब पेरेंट्स इतना इंसिस्ट करते हैं तो डॉक्टर्स को भी
उनका डिमांड पूरा करना पड़ता है और रेट्स बढ़ते जाते हैं. ओके. तो देयर आर सो मेनी अदर रीजंस ऑल्सो कि सीजेरियन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं. ओके. और वो तो एक फैक्ट है. इट हैज बिकम अ बर्निंग प्रॉब्लम, बर्निंग हेल्थ इश्यूज फॉर द वीमेन. जैसा इन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल एक रीजन है और इसके साथ में कई लोग सामने से भी ये चीज कहते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी के पेन से नहीं गुजरना है. बट जैसा इन्होंने अभी मेंशन भी किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो रेशियो ज्यादा बढ़ रहे हैं. तो ये सवाल मैं डॉक्टर भावना मैम से पूछना चाहूंगी कि क्या ये सिर्फ मुनाफा कमाने का तरीका है और क्या सही में कई बार ऐसा हो जाता है कि सी सेक्शन डिलीवरी एकदम जरूरी ही हो जाती है, उसके अलावा क्या कोई ऑप्शन नहीं होता है इसका? आई थिंक आपने बहुत ट्रिकी या पेचीदा सवाल किया है, बिकॉज यू नो लाइक आई वुड से लेट्स बी ऑनेस्ट, जैसे मेडिसिन में शायद कुछ डॉक्टर्स पैसे कमाने के लिए maybe would be suggesting certain surgeries, वैसे in all professions, you know, a lawyer might be doing the same thing, people in media might be earning money through wrong routes, but I doubt that it is a very rampant की बहुत you know existent issue है, because doctors also उनकी प्रैक्टिस चलती है by word of mouth. So if you are labeled कि ओ हम पैसे कमाने के लिए सर्जरी सजेस्ट करते हैं, your practice will die down. Right, people come to you with trust, hopefully, and that relationship is built on trust, right? So I don't think it is about money per se. In fact, हमारे में तो and I want to just correct you there. I wouldn't want to call it normal delivery. I would want to call it natural birth or vaginal delivery. क्योंकि normal delivery कितनी भी लंबी चली हो, forceps, vacuum, bleeding, tear सब बोलते हैं, but normal हुई ना delivery, पर वो normal नहीं होता है. You know, it is a natural birth or a vaginal birth. It's just the root of birth, right? So it's more important to say that, you know, somebody went through labor or somebody had a vaginal birth compared to that. So I think now the difference is कि there's probably sometimes a lack of अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में. शायद डॉक्टर के पास टाइम नहीं हो समझाने के लिए कि इमरजेंसी में हमको ये करना पड़ा, और पेशेंट को लगे कि अरे हमको समझाया भी नहीं गया, ये तो पैसे बनाने के लिए किया होगा. यू नो, सो समटाइम्स आई फील देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. समटाइम्स आई फील देयर आर अनमेट एक्सपेक्टेशंस कि यू एक्सपेक्ट समथिंग बट आप लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. एंड थर्डली आई ऑल्सो फील दैट, यू नो, it should not be a transactional relationship ki I think medicine में कोई भी field में cannot be a transaction. So money, it's a different thing. Corporate hospitals, you know, they have a different system of working. But I feel कि you have to have that trust with your doctor to ask those questions. You must ask those questions. Right. And you also must be willing to accept that labor कभी कभी बहुत unpredictable होता है. सब ठीक से चल रहा हो और suddenly heart beat down हुई, तो कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा अरे हार्ट बीट डाउन हो गई है, नहीं फिर भी हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, आपकी वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे. सो समटाइम्स वो पूरा रूट चेंज हो सकता है. सो एंड यू माइट फील कि वो ये ज्यादा पैसे बना रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं. इनफैक्ट हमारे गायनिक सोसाइटी में ये बहुत डिस्कशन हुआ था कि वेजाइनल बर्थ के लिए वी शुड बी चार्जिंग मोर and cesarean के packages should be less so that people at least feel कि we are not doing it for the money aspect of it. You know, so I think that would be one suggestion we would have. Because we spend such a long, so many hours after a lady for normal delivery. You know, as she said, normal नहीं है. उसके पीछे हमारी बहुत मेहनत होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी होती है. तो ऐसा तो नहीं है कि पैसे कमाने के लिए डॉक्टर. बट आई फील वो उसको नॉर्मल कह के वो एफर्ट्स आर मिनिमाइज्ड, you know, because actually a cesarean section may take 45 minutes or an hour of your time, but a vaginal birth might take 2 days of your time. It will take a lot of your free time, anxiety, monitoring, because there is definitely a fact, like she said, that, you know, in educated societies, why are couples opting for C-sections? Because they know कि normal delivery या vaginal delivery unpredictable होती है. उसमें sometimes baby का oxygen level down होने का chance होता है. और इन्फॉर्म्ड कपल्स कभी कभी सोचते हैं हम एक ही बच्चा करने वाले हैं, 2 बच्चे करने वाले हैं, वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क which is there, so they don't like the unpredictability of the situation. And secondly, also because it's an instant culture, अभी किसी के पास पेशेंस ही नहीं है. लेबर पेन, वजाइनल डिलीवरी कि 8 घंटे हो गए अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, क्या कर रहे हो आप, you know, things like that. It's like a Swiggy or Zomato thing कि we want instant outcomes immediately, which is there with C-sections, and that is why people are not willing to be patient. लेट मैरिजेस होते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेडीज नाउ करियर ओरिएंटेड होती है, तो लेट मैरिजेस, तो नेचुरली दे विल हैव मोर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड ऑल्सो दे गो फॉर IVF एंड ऑल. सो द रिस्क, they don't want to take any risk for their own baby.
Okay. They want only one child and they don't want any risk. So they demand for elective cesarean section and we have to do it. आपने ये चीज कहा कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा है तो लास्ट मोमेंट पे भी सब सही ही होगा, ये जरूरी नहीं होता है, तो ये भी बहुत ध्यान में देने वाली बात है। अब ऐसे में फिर भी जो सतर्कता हम बरत सकते हैं, जो टिप्स हम लोगों को दे सकते हैं, तो क्या सावधानियां महिलाओं को रखनी चाहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी में भी और प्रेगनेंसी से पहले भी, कि सी सेक्शन डिलीवरी अगर वो नहीं चाहती हैं तो क्या क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए? आप दोनों से ही हम सजेशन चाहेंगे। पहले मैम आप बताइए। हाँ, एक तो इम्पॉर्टेंट है प्री नेटल चेकअप, लाइक यू नो कंप्लीट हेल्थ चेकअप ऑफ अ लेडी। प्रेगनेंसी रहने के पहले ये सब जानना जरूरी है कि लेडी कोई डिसीज से सफर नहीं कर रही, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन। अगर ऐसा है तो वो डिसीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसको कंट्रोल में लाना चाहिए, फिर प्रेगनेंसी रखनी चाहिए। और प्री नेटली वी एडवाइस फॉलिक एसिड एंड विटामिन एंड ऑल, तो वो भी पहले से शुरू करना चाहिए। और सर्टन एक्सरसाइजेज, योगा, वो भी प्री प्रेग्नेंट लेवल से ही शुरू होना चाहिए। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू नो द लेडीज डाइट, एक्सरसाइज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेगुलर एंटीनेटल चेकअप शुड बी डन। द लेडी शुड अंडरगो regular checkup from her obstetricians so that the complications can be detected, और वो complications अगर ट्रीट टाइमली करते हैं तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसे में मेरा एक ये सवाल था कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाती है जहां पर सी सेक्शन डिलीवरी एकदम जरूरी हो जाता है कि उसके अलावा आपके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता? ऐसे कौन से सिचुएशंस आ जाते हैं? ऐसे माल प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं, जिसमें बच्चे की जो लाई होती है वो हेड नीचे होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उसकी जगह वो पैर से होता है, हम बोलते हैं ब्रीच डिलीवरी, ट्रांसवर्स डिलीवरी, उसमें हमको तुरंत करना पड़ता है। फिर फीटल डिस्ट्रेस होता है, लाइक फीटस इज अंडर डिस्ट्रेस इन द मदर्स वूम, तो हमको इमीडिएटली सिजेरियन करना पड़ता है। फिर अगर पेशेंट को एपीएच मतलब हम बोलते हैं एंटीपार्टम हिमरेज, वो प्लेसेंटा जो नीचे होता है, प्लेसेंटा प्रीविया होता है, या तो एक्सीडेंटल हिमरेज बोलते हैं, प्लेसेंटा छूट जाती है अंदर और बहुत ब्लीडिंग होती है, देन वी कैन नॉट वेट फॉर अ मिनट ऑल्सो, वी हैव टू इमीडिएटली टेक द पेशेंट फॉर सिजेरियन सेक्शन। ऐसे सब और भी बहुत सारे रीजंस हैं। और अगर पेशेंट का बच्चा बड़ा है, बिग साइज बेबी, वो डायबिटिक मदर्स हैं तो बिग साइज बेबी होती है, सीवियर हाइपरटेंशन होता है, फिर समटाइम्स द लेडी इज सफरिंग फ्रॉम HIV और हर्पिस इन्फेक्शन, तो वैसे बेबीज को हम नॉर्मल पैसेज से नहीं आने दे सकते हैं क्योंकि बेबीज को इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमको इमीडिएटली सिजेरियन ही करना पड़ता है। ओके, अब तक की जो बातचीत हुई है इससे हर किसी को अनुमान तो लग गया होगा। वैसे भी हम ये बात जानते हैं कि डिलीवरी किसी भी तरह से हो, डिलीवरी का फेज अपने आप में बहुत कठिन होता है, स्पेशली वो महिला जानती है कि उसे किन किन फेजेस से गुजरना पड़ रहा है। ये कोई भी नहीं समझ सकता सिवाय उन महिलाओं के जो या तो माँ बन चुकी हैं, जो या तो माँ बनने वाली है, क्योंकि उन्हें वो पता होता है कि मेंटली फिजिकली उन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ऐसे में सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस के शिकायत आते रहते हैं। आपके आसपास अगर कोई महिला है जो इस फेज से गुजरी है तो आपने ये जरूर सुना होगा। तो हम इस सवाल का भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में शरीर में क्या बदलाव आते हैं, कैसे असर पड़ते हैं और उसकी रिकवरी के लिए महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं। सो लाइक यू सेड, इट इज़ अ सर्जरी, सिजेरियन इज़ अ सर्जरी। तो अगर इमरजेंसी में किया हो या प्लान्ड किया हो, इट इज़ जैसे लेबर में लोग लेबर में जाते हैं, बहुत पेन सहन करते हैं, और बट रिकवरी उसके बाद बहुत जल्दी होती है क्योंकि आप तुरंत बाद में चल सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो न्यूट्रिशन, बेबी को तुरंत फीड कर सकते हो। सिजेरियन में टाइम लगता है थोड़ा, इवन विद द बेस्ट ऑफ लाइक मेडिकेशन एंड बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इट इज़ अ सर्जरी, राइट। आपको एनेस्थीसिया मिला हुआ होता है, आपका डाइट थोड़ा स्लोली इनिशिएट किया जाता है। सो आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेदर आपका नेचुरल बर्थ हो या सिजेरियन हो, इफ़ यू हैव बीन लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू आउट, इवन बिफोर प्रेगनेंसी, इफ़ यू आर एट अ गुड वेट इवन बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर वेट गेन भी ज़्यादा नहीं हुआ है, अननेसेसरी वेट गेन, तो योर रिकवरी विल बी मच फास्टर।
and secondly, know your body. You should be knowing ki what you eat, what you don't eat, how it affects you, even after cesarean section recovery. Like, people have a lot of questions. Even now they follow what their ancestors and everybody has been telling them ki, we tell them you should have nimbu pani or you should have citrus, and they say nahi, but my dadi has said ki टाके पक जाएंगे, खट्टा नहीं खा सकते, I can't eat dahi or छाछ, it'll get infected. So when we actually recommend those things, it is keeping in mind the healthy nature of these things. So I think know your body, see what suits you. I would say stay as active as possible, so that even after C-section your recovery is much faster, because the faster you are, like in terms of fitness, muscle health, your recovery will be much faster. And kabhi yes, complications can occur, तो थोड़ा सा even we have to be very careful, but the patient को भी थोड़ा awareness होनी चाहिए कि शायद, क्योंकि वो अभी नई नई माँ बनी होती है, तो उनको भी वो breast feeding भी करना होता है, बेबी का भी संभालना होता है, plus even stitches are healing at that point. So they also have to keep in mind that these are the changes our bodies are going through. Lack of sleep hota hai. So I think just a regulated life before a C-section will help you recover much more after C-section. And inform your caregiver. Of course, you need to tell your doctor if you're feeling feverish, or you're feeling कि blood loss ज़्यादा हो रहा है, or you're feeling कि something is off, कि कोई headache हो रहा है, ऐसा कुछ. So I would just say be aware of your body, be aware of your symptoms, and just be as active as possible. Even after C-section, like after 10-12 hours, we start moving people around, getting them ambulatory, and we start diet and all that. So recovery these days, like compared to the olden days, is much faster. पोस्ट सी सेक्शन. जैसे इन्होंने कहा कि हमारे शरीर को हम ठीक से समझें, और वो जो साइंस हमें देता है उसके बारे में हम अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें. और ये हम हर बार कहते हैं, हर डॉक्टर भी आपसे हर बार कहता है. तो जब भी आपको कुछ चेंजेस फील होते हैं, जब भी आपको कॉम्प्लिकेशंस फील होती हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें. अब जब मैम जवाब दे रहे थे तो उन्होंने डाइट और लाइफस्टाइल की बात करी. तो डाइट और लाइफस्टाइल अब हर जगह पर आने लगा है. तो मैं इस सवाल का भी जवाब जानना चाहूँगी कि महिलाएं पहले से ही क्या योगा आसन्स कर सकती हैं. अभी योगा आसन्स भी बहुत ज़्यादा लोग जानने लगे हैं, स्पेशली जब प्रेगनेंसी वो प्लान कर रहे हो या प्रेगनेंसी में हो, तो योगा आसन्स बहुत ज़्यादा चलते हैं. तो योगा और डाइट, किन बातों का इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए? Of course, diet is very important. And the lady should take a healthy diet, and she should take diet rich of calcium. तो मिल्क लेना चाहिए, बटर मिल्क लेना चाहिए, कर्ड्स लेने चाहिए. जो चीज़ में से कैल्शियम मिलता है वो सब डाइट लेना चाहिए. फिर आयरन रिच फूड लेना चाहिए. तो उसमें जैगरी आता है. तो हमारे यहाँ तो ऐसी सीनियर महिलाएं ऐसे बोलती हैं कि जैगरी नहीं लेनी चाहिए. जैगरी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है. तो जैगरी, फिग्स, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और दे कैन टेक ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि ये सब्जी मत लो, वो सब्जी मत लो. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए. देयर डाइट शुड बी रिच इन प्रोटीन ऑल्सो. सो होल ग्रेन डाइट शुड बी टेकन. और सब विटामिन्स और मिनरल्स के लिए ऑल फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, सलाड्स लेने चाहिए. तो डाइट शुड बी प्रॉपर, and we have in-house dietitian. So each and every patient gets a proper diet advice, and according to the requirement of that lady. Okay. So diet should be proper, and even the exercises they help a lot to the pregnant lady. तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार कर सकते हैं. लाइक यू कैन स्ट्रेंथन योर कोर मसल्स, यू कैन स्ट्रेंथन योर पेल्विक मसल्स, एंड वो सब डिलीवरी नॉर्मल करने के लिए बहुत हेल्प करता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी a lady can walk for about 45 minutes per day. Then nearing the term, they are taught the exercise which help them for labor and normal delivery. तो स्क्वाट्स कर सकते हैं, फिर किगल्स एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगासन कर सकते, लाइट योगा कर सकते हैं. ओनली थिंग कि बहुत ओवरडू नहीं करना है. कोई भी एक्सरसाइज के लिए ओवरडू नहीं करना है. दे हैव टू अवॉइड हॉपिंग, जंपिंग एंड हार्ड एक्सरसाइजेज एंड हार्ड योगा नहीं करने चाहिए. पर ये सब एक्सरसाइजेज एंड योगा दे डेफिनेटली एम्पावर द लेडी
and mentally the lady is prepared to undergo normal delivery. So in the long run it definitely helps a lady to undergo normal delivery. Okay. I would only probably want to add one or two things. एक तो I think Indian women they start exercising sometimes for the first time in pregnancy only. I don't know why youngsters are not, you know, like abroad you see people are active the whole time. They're walking to work. We have just made exercise as a way to lose weight. Maybe if we want to lose weight, we should exercise, you know, or pregnancy mein pehli baar people do that exercise and they say, oh, this is the first time we've done this. So I think exercise has to become a part of like our childhood thing and we should grow up exercising. Secondly, the good thing about the Indian culture is that our food is just the best. You know, the more westernized diet we follow, I think that's वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे. तो बेसिक सिंपल इंडियन खाना वाज द बेस्ट फूड possible for keeping weight in check, for everything. So I would just say, just keep it simple, keep it natural, and exercise more. Yeah, you should avoid all tin foods and packaged Cheese foods and pizza. बट एक्चुअली ये मीथ भी है ना कि जो आप बोले ना कि इंडियन खाना हमें खाना ही चाहिए, उसी में हमें बेस्ट न्यूट्रिएंट्स भी मिलते But not chole bhature and samosas. That's not. I'm not talking about that Indian food. कि ज्यादा घी खाना मना है, ऐसे बहुत सारी बातें होती है प्रेगनेंसी के दौरान भी, खास करके ये अवॉइड करना है, वो अवॉइड करना है. तो क्या उसमें ऐसा कुछ होता है कि I think everything in moderation is great. But you know, you cannot say, oh, paneer is good, so let's have paneer every day. Or, you know, chole bhature and samosas are Indian food. Let's eat. I'm talking about basic dal, roti, sabzi, good protein, good vegetables, good nutrition, and simple cooking is the best option. And early eating. You know, most couples, they get back from work और वो बोलते हैं कि 8 बजे तो हम खाना बनाना शुरू करते हैं and we eat by 10 o'clock. Most nuclear families are facing that problem. You know, they have that issue. Or a lot of housewives, they wait for their husband. So even if they are pregnant, they will eat with their husband at 11 o'clock. So, you know, so there are a lot of other issues we have to, every couple is different. Sabka ek, you know, personal life is different. So we have to address it from that. Sometimes we gynecologists are a part of their personal lives, you know, when we ask them आपने क्या खाया, you know, आप कितने बजे सोते हो, आपके husband कितने बजे आते हैं. So we have to sometimes you know, make it tailor made to that person's life. प्रेगनेंसी में एक वो भी है कि क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादातर बाहर का चटपटा खाने का मन होता है. बाहर का ही is okay, but then you know nowadays we see that it has become a regular affair कि बाहर का ही खाना. Leave apart pregnant ladies, you see all young generation, you know, and the things they because start it's from become their lifestyle because it's become so easy. पहले बाहर जाना पड़ता था, अब बाहर से खाना घर के अंदर आ जाता है on the phone. So it's become easier and instant. There are meats, you know, like, you know, you cannot eat papita, you cannot eat jaggery, you cannot eat sour things, you cannot eat rice. They are all meats. You cannot eat khajur. They are all meats. Okay. You can eat everything in moderation. Pregnant lady can eat papaya? Yeah. Ripe papaya. Everything in moderation. Okay. You are not going to eat the papita, you know, all the time. Okay. So everything in moderation is allowed. प्रेगनेंसी को लेकर कई सारी बातें, कई सारे मिथ्स और कई सारी ऐसी बातें जो शायद हमें पहले से पता होनी चाहिए थी लेकिन नहीं पता थी. और ये अक्सर हम कहते हैं कि हमें जब भी कोई सवाल अपने दिमाग में आता है तो हम अक्सर नेट पे ढूंढते हैं, कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी सही इंसान से पूछना गवारा नहीं समझते. न जाने क्यों हम डरते हैं कि हमें उनसे पूछना नहीं चाहिए, उल्टा हम खुद ही ढूंढ लेंगे. अभी का जनरेशन बहुत आगे बढ़ गया है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझने लगा है. ये कहीं ना कहीं हमारे लिए रॉन्ग भी साबित हो जाता है. जैसे आज की हमारी चर्चा में ये बात भी सामने हमने लाई है कि बहुत सारे मिथ्स हैं जो शायद उतने सही नहीं है जितने हमने सुने हैं. बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं. सी सेक्शन डिलीवरी को लेकर जो सारे सवाल थे उसके बारे में भी हमने आज यहाँ पर चर्चा करी है. आखिर में मैं चाहूँगी आप दोनों ही मैम से कि आप हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? Pregnancy and delivery, they are not disease. They are a physiological occurring. So आपको उसको बहुत अच्छे से लेना चाहिए. और फॉर नॉर्मल डिलीवरी you have to have a healthy lifestyle and exercises and diet are very important. And एक lady जब normal delivery होती है तो she gets fully satisfied and she gets that she has achieved something because she has put her will and effort to deliver her own child and she has brought a new born in the world with her will and effort. So
it is a sense of empowerment. So I would say that each and every lady should be prepared for normal delivery, and they should know what are the disadvantages of cesarean, what are and they have to trust the doctor. That is one more thing which we have seen in today's scenario, that so many people, because they have heard, they must have experienced also sometimes, so they don't trust doctors. So they have to put in a full trust in their doctor, and so the doctor is the person who is going to help them in all their affairs. मैम आप क्या कहना चाहते I would probably say, like I told you earlier on, not normal delivery, but if you want to have a natural delivery, be as natural as possible and do all the things in a simple manner. Don't go overboard. Life in moderation. Life with a little bit of discipline is the best way forward in all spheres of life, not just cesarean or vaginal birth ke liye, but to have an uneventful pregnancy. So even I agree with ma'am that an uneventful vaginal delivery is any day preferred by both the patient and the doctor. But we don't want to have a difficult labor or something going wrong where everybody suffers, the baby suffers or the mother suffers. So trust your doctor, talk to your doctor, have those questions, but come from a place of understanding. Agar aap suspicious rahoge from your care provider, I don't think you will have the best outcome possible, and things do go wrong, even if your doctor has the best interests of yours at heart. फिर भी कभी-कभी चीजें वैसे नहीं जाती क्योंकि ये human body होती है. So you have to have reasonable expectations एक दूसरे से कि, and also believe that जो भी आपका care provider है, जो भी आपके कोई भी doctor है, वो they have your best interests at heart. कोई ऐसा चाहता तो नहीं है कि किसी का कुछ खराब हो, whether it's for money or whether it's for publicity or whether it's human nature. किसी को नहीं चाहिए कि किसी का केस बिगड़े उनके हॉस्पिटल में, right? So I don't think कोई intentionally वो बोलते, कभी-कभी I've heard patients saying कि उन्होंने हमारा केस खराब कर दिया. I said nobody is crazy. Even a businessman will not want कि कोई कुछ खराब हो और उनका नाम खराब हो, right? So you should always trust your care provider and keep it simple. Stay away from your phones for some time. Take a walk instead, right? And eat in moderation, and just also not be anxious. कोई stress होता है, anxiety होता है, sometimes that holds people back from taking labor pains and all, So if you're less anxious, if you're well informed but calm going into something, I think your outcomes will be better. हम भी यही चाहेंगे कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखें. आज की पूरी चर्चा इसीलिए थी ताकि सभी को इस टॉपिक के बारे में अवेयर किया जा सके. एक महिला किस परिस्थिति से गुजरती है और उसके बाद में उन्हें अपना ध्यान किस तरह से रखना है, पहले से अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं, इन सभी टॉपिक को आपके सामने लाने की ये छोटी सी कोशिश थी. और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आप दोनों ही मैम का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक सही टिप्स पहुंचाने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you. वीएनएम टीवी हमेशा ही फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर फोकस करता आया है और इसी तरह के टॉपिक हम आए दिन आपके सामने लाते रहते हैं ताकि आपको हम सही जानकारी पहुंचा सके. इसी तरह हम फिर एक बार लौटेंगे एक और टॉपिक के साथ. तब तक देखते रहिए वीएनएम टीवी. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और हर बार की तरह हम यही आशा करते हैं कि आप जहां हैं स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा समय बिता रहे हैं। तो आज है 16 मार्च और 16 मार्च को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन जिसका नाम है नेशनल वैक्सीनेशन डे। वैक्सीनेशन की जब बात आती है तो कोविड-19 हमारे सामने आ जाता है और हमें पता है कि कोविड-19 के समय वैक्सीनेशंस ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हम सभी भगदड़ में थे कि कब हमारा डोज 1, डोज 2 और उसके बाद उसका बूस्टर डोज भी लिया कि नहीं, वो सब हम अच्छे से ट्रैक रखते थे क्योंकि उस समय उस इन्फेक्शन का जिस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव था वो बहुत ही डरावना था और इसीलिए हमने उसके प्रिवेंशन में ये सारे कदम लिए। पर उसके अलावा भी हमारे आसपास में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं जो मौसम के बदलने से भी आते हैं और इन जनरल ये वैक्सीनेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है आज उस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे खुद के बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट डॉक्टर तुषार शाह। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तुषार सर को हम सभी जानते हैं। सर MD पीडियाट्रिक्स हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर का खुद का हॉस्पिटल है जो है नवकार चिल्ड्रन हॉस्पिटल और कारेली बाग में ये लोकेटेड हैं। सर जो हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च KGP चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं पिछले 5 वर्षों से और अकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स गुजरात चैप्टर के 2024 तक के सर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो सर थैंक यू अगेन आपका समय हमें देने के लिए। और आज का ये जो टॉपिक है मैं जानती हूँ कि आप इस टॉपिक पे बहुत बात करते हैं और हमेशा ट्राई करते हैं कि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करते रहें और इसीलिए हमने सोचा कि आपसे अच्छा एक्सपर्ट इस पे बात करने के लिए और कौन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं सर कि नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव हेतु क्या है। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस मंच पे वापस एक बार मौका दिया और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं VNM पे आके आपके व्यूअर से बात करता हूँ। और आज का टॉपिक खास करके नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो 16 मार्च को हर साल अपनी गवर्नमेंट मनाती है 1995 से। सो 1995 में फर्स्ट टाइम पल्स पोलियो का कैंपेन शुरू हुआ था पोलियो इरेडिकेशन के लिए। और आप सभी जानते हैं कि 2011 के बाद इंडिया में एक भी पोलियो के केस नहीं आया है। 2014 में WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया। पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट पोलियो नाबूद होने पर है। सो वी आर अबाउट टू इरेडिकेट पोलियो एक्सेप्ट फॉर 2 कंट्रीज, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पोलियो नहीं है। तो अभी वी आर ट्राइंग एंड होपिंग कि वहाँ से भी चला जाए। तो जैसे स्मॉल पॉक्स को, सितड़ा को नाबूद कर दिया, उसी प्रकार से हम पोलियो को भी नाबूद कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी
शुरुआत थी पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन की, जो शुरू हुई 16 मार्च 1995 में विद द फर्स्ट डोज ऑफ पल्स पोलियो। एंड उसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 मार्च को उसको याद करते हुए ये बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स जब ये सेलिब्रेट करते हैं तो वी वांट टू स्प्रेड द मैसेज कि वैक्सीनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन से हम कितने सारे डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। पोलियो एक एग्जाम्पल है, पर उसी तरह से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर चुके हैं और बहुत सारे वैक्सीन है जिसकी हम बात करेंगे। तो जिस चीज़ को भी लोगों तक पहुंचाया जाए, आपने कोविड की बात की, तो वैक्सीन हेल्प करता है डिसीज प्रिवेंशन में, मॉर्बिडिटी रिडक्शन में, मॉर्टालिटी प्रिवेंशन में, माने लोग बीमार ना पड़े, मर ना जाए और अच्छी सेहतमंद लाइफ जी सके। करेक्ट, बहुत सही बताया सर आपने कि वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो जो उनके ग्रोइंग ईयर्स है उसमें शायद वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर जब हम वैक्सीनेशंस की इन जनरल बात करते हैं, आपके हिसाब से पेरेंट्स जो हैं वो क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, ऐसे कौन से वैक्सीनेशंस हैं जो सही मायने में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनको अपने समय पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सही बात है। सो जब हम नेशनल वैक्सीनेशन डे की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं, जानते हैं कि ये सब भी वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो माँ बाप के लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे बच्चों के लिए या बच्चे के लिए कौन सी वैक्सीन जरूरी है। हम अभी बात कर रहे थे कि ये ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो चाइल्ड लाना चाहते हैं दुनिया में। एक बच्चा होता है, जो पहले 3, 4, 5 बच्चे होते थे, और एक ही बच्चे या 2 बच्चे को बड़ा करना मतलब बहुत ध्यान रख के और बहुत सेफ और वेरी प्रेशियस चाइल्ड होते हैं ईच एंड एवरी चाइल्ड। सो कभी भी हम चाहते हैं कि ये बीमार ना हो, और कभी बीमार हो तो ऐसी बीमारी ना हो कि जिसका कोई इलाज ना हो या उसकी वजह से कोई और मुश्किलें लाइफ में आ जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने तो ऐसा कहा है कि आफ्टर सेफ वाटर द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज या वे इन विच वी कैन प्रिवेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टालिटी इज वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इतना महत्व का है। बर्थ के टाइम पे सभी बच्चों को 3 वैक्सीन दी जाती है, एक है BCG, एक है पोलियो और एक है हेपेटाइटिस B, जो जहरी पीलिया की टीका हम कहते हैं। फिर 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे त्रिगुणी पोलियो, हेपेटाइटिस बी माने जॉन्डिस, HIV माने मगज के बुखार की, न्यूमोनिया माने PCV और रोटा वायरस ओरल वैक्सीन रोटा वायरल डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। फिर 6 मंथ्स पे फ्लू वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन। फिर 9 मंथ्स पे ओरी जो कहते हैं हम, वो मीजल्स, उसके साथ मम्स और रुबेला आता है तो MMR वैक्सीन माने खसरा, गाल पचोड़ा और जर्मन मीजल्स कहते हैं उसको हिंदी या गुजराती में। और उसके साथ साथ 1 साल पे फिर जो आता है वो हेपेटाइटिस A जॉन्डिस की वैक्सीन, फिर 1.25 साल पे आती है, फिर 1.5 साल पे, फिर 2 साल पे, फिर 5 साल पे और फिर 10 साल पे। तो फिर कम हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ी ज़्यादा है, सेकेंड ईयर में थोड़ी कम है और उसके बाद काफ़ी कम है। लेकिन जो वैक्सीन जिस वक्त देनी चाहिए वो अगर देते हैं तो राइट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द लाइफ, पूरी जिंदगी तक का प्रोटेक्शन मिलता है। टाइफाइड का 1 डोज लेने से लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब ये वैक्सीन होती ही नहीं थी तब शायद लोगों को पता नहीं था, बट अब जब ये अवेलेबल है तो पक्का लेनी चाहिए। और इसमें से काफ़ी सारी वैक्सीन ऐसी है कि जो गवर्नमेंट में फ्री दी जाती है, तो उसमें कहीं पैसा खर्च करने का या बहुत बड़ा एक्सपेंस करने की भी बात नहीं है। आप अपने आसपास के अर्बन हेल्थ सेंटर या PHC या CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई भी गवर्नमेंट सेंटर पे या आंगनवाड़ी पे जाके भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। वहाँ आशा वर्कर्स देते हैं, तो जो वैक्सीन गवर्नमेंट में फ्री मिले वो वहाँ ले सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए जो वहाँ नहीं मिलेगी या गवर्नमेंट में अभी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम प्राइवेट पीडियाट्रिशियन या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके ले सकते हैं। राइट, आई थिंक सर ने बहुत ही डिटेल में बता दिया कि कौन सी वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन रिकॉर्ड जो है आपके बच्चे का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
क्या कहेंगे सर इस बारे में? 100%, बिकॉज बहुत बार हम सोचते हैं कि ये वैक्सीन रिकॉर्ड था, फिर हमने घर बदली किया तो फेंक दिया, या बहुत टाइम हो गया अभी तो बच्चा बड़ा हो गया तो डिस्कार्ड कर दिया, एंड सडनली फिर आपका बच्चा फर्दर स्टडीज के लिए यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कोई कंट्री जाना चाहता है, तो ये सभी वैक्सीन इज एज गुड, द रिकॉर्ड इज एज गुड एज अ पासपोर्ट रिकॉर्ड। मतलब आपके पास आपका पासपोर्ट खो गया तो आप 2 कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते। उसी प्रकार से एक्चुअली अगर ये वैक्सीन रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया या कहीं मिल नहीं रहा है तो वो डेट कहां से लाएंगे? हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने सभी वैक्सीन लगाई है, मुझे पता है, लेकिन जब तक आप रिकॉर्ड डेट्स के फॉर्म में या सर्टिफिकेट बना के अच्छे से उनको नहीं दोगे तो वो कॉलेजेस वहां एडमिशन नहीं कंसीडर करती, या वापस सभी वैक्सीन वापस लेने की बारी आएगी। तो मेरा ऐसा सबको कहना, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि वी शुड मेंटेन दिस रिकॉर्ड, कभी भी डिस्कार्ड ना करे। पूरा वैक्सीनेशन जब हो जाए तो उसको एक जेरोक्स करके या स्कैन करके कहीं भी अपलोड कर दे, जिससे कि कहीं भी मिसप्लेस होने का कोई डर ना रहे। करेक्ट, आई थिंक क्योंकि मुझे पता है, अभी जब हाल ही में कुछ एजुकेटर्स के साथ मैं बात कर रही थी तब पता चला कि कुछ बच्चों के एडमिशन प्रोसेस में तकलीफें आई क्योंकि उनके वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे। तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सुझाव दिया है कि आप उसको जेरोक्स करवा के कहीं पर या पीडीएफ बना के कहीं उसको सेव कर दें, ताकि अगर चांस, शायद हो सकता है कि कई बार डॉक्यूमेंट फट जाए, पर अगर आपके पास वो सॉफ्ट कॉपी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आगे बढ़ते हैं इसको लेकर टॉपिक को, और मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं तो आई एम श्योर आप भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते होंगे कि कुछ चीज़ों के लिए हम पेरेंट्स को समझा सकते हैं पर कुछ चीज़ों के लिए समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जब हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं? इन पर्टिकुलर अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो वो आपको क्या लगते हैं, अगर आप बताएं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वैक्सीनेशन जो क्लास ऑफ पेशेंट्स हम डील करते हैं सिटीज़ में उसके लिए तो इजी है, बट रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया या पेरीफरी में जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पे थोड़ी मुश्किल आती है। सो चैलेंज नंबर 1 इज़ प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। माँ बाप को ये पता ही नहीं था कि ये वैक्सीन लगानी जरूरी है। सो उनके अवेयरनेस के लिए ही ये प्रोग्राम या इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इसीलिए ये गवर्नमेंट भी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट करती है। तो हम लोगों तक ये अवेयरनेस या जागरूकता फैलाए कि कौन कौन सी वैक्सीन कब क्यों लेनी चाहिए। सो कौन से डिसीज को प्रिवेंट करती है, कोई कैंसर के सामने प्रिवेंट करती है, कोई इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, कोई गंभीर इन्फेक्शन या बीमारी को प्रिवेंट करती है। तो ये सब जागरूकता लोगों तक पहुंचे, उसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स नंबर 1। नंबर 2 कि कोई वैक्सीन फ्री अवेलेबल है गवर्नमेंट में, बट कोई वैक्सीन के लिए स्पेंड करना पड़ता है। सो एक कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट है कि जिसके लिए काफ़ी कोई लोग जिनका कुछ बजट नहीं है या उनको स्पेंड करने की प्रायोरिटी नहीं है तो वो लोग नहीं करते। बट मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जिनकी बजट का इश्यू नहीं है, दे डोंट माइंड स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन अदर लग्जरी आइटम्स या अदर फन आइटम्स, जैसे कि मूवी देखने जाना मल्टीप्लेक्स में या ये सब खर्चे में कभी सोचेंगे नहीं। बट अगर हेल्थ के बारे में या वैक्सीनेशन के रिलेटेड एक्सपेंस करना पड़े तो बहुत सोचते हैं। तो मेरा उनसे खास करके गुजारिश है कि भाई ये समझो कि ये वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सपेंस की तरह ना देख के एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाए कि आप आपकी बच्चों की हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आगे जाके बीमार ना पड़े, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो उसको ट्रीट करने का या उसके पीछे जो खर्चा आता है वो काफी बड़ा है। तो ये वैक्सीनेशन इज ए गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू एंड अप स्पेंडिंग मच मोर, नॉट ओनली बाय मनी टर्म्स बट इवन मेंटली एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो वो बचने के लिए ये करना जरूरी है। और दूसरी बात है कि आजकल सोशल मीडिया के स्प्रेड जो होता है उसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फोडेमोलॉजी भी हम देखते हैं कि जहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट होती है या कोई गलत न्यूज़ प्रोपोगेट होता है। किसी ने लिख दिया कोविड वैक्सीन लेते हैं तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, किसी ने लिख दिया कोविड वैक्सीनेशन से किसी को हार्ट अटैक आ गया। तो वो गलत न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, उसको कोई वेरीफाई नहीं करता है, और ये गलत न्यूज़ को पढ़ के बहुत सारे लोग डर जाते हैं अबाउट द कंसर्न्स रिलेटेड या रॉन्ग कंसर्न्स आई वुड से। सो कोई भी वैक्सीन अगर मार्केट में अवेलेबल है तो ये जानना समझना जरूरी है कि ये वैक्सीन के ऊपर बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए गए हैं, ये एंश्योर किया गया है बाय प्री क्लिनिकल स्टडीज इन एनिमल्स एंड देन क्लिनिकल स्टडीज इन ह्यूमन बींग्स कि ये वैक्सीन सेफ है। जब तक वैक्सीन सेफ नहीं होगी तब तक वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगी। तो अगर
मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है मतलब उसका सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है, और अगर सेफ है तभी वो वैक्सीन लगने वाली है। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न या उसका कुछ डाउट है तो डेफिनेटली डॉक्टर से डिस्कस किया जाए और उस जो भी मिसकंसेप्शन या मिथ है उसको एलिमिनेट करेंगे हम। राइट, बहुत सही बताया आपने। लेकिन अक्सर हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि हम अपने आसपास में जो पीयर ग्रुप है उनसे सजेशंस लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। पर शायद सर ने बहुत सही कहा कि अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है तो बेस्ट जो है वो है उस फील्ड के एक्सपर्ट्स, तो उनसे आपको बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपने थोड़ी देर पहले एक लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशंस बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लेने चाहिए। ऐसे कोई वैक्सीनेशंस हैं सर जो आने की तैयारी में है या फिर जो सही में इंपॉर्टेंट है लेकिन वो लिस्ट में मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? लिस्ट ऑलमोस्ट जो भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनके पास एक फाइल या कुछ वैक्सीन रिकॉर्ड यूजुअली उनके पीडियाट्रिशियन या उनके फैमिली डॉक्टर उनको देते हैं। इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कार्ड मिलता है, ग्रीन कार्ड या जच्चा बच्चा कार्ड कहते हैं हम, तो वो कार्ड में भी पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि कौन कौन से वैक्सीन लेने चाहिए। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का जो कार्ड है उसमें गवर्नमेंट में जितने वैक्सीन मिलते हैं उसके बारे में ही मेंशन है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल से या हम फैमिली डॉक्टर से अपना कार्ड लेते हैं उसमें जो गवर्नमेंट में नहीं मिलते उसके बारे में भी रिकॉर्ड होता है। ये भी एक रीजन है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो लोग वैक्सीन नहीं लेंगे। वैक्सीन जब लेते हो तब अच्छे से डॉक्यूमेंट करो और वो डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करो। अब कौन से नए वैक्सीन आने के चांसेस है कमिंग ईयर्स या ईयर में, तो जैसे मैंने बताया था बीच में पहले भी हम एक बार मिले तब कि ये HPV वैक्सीन जो गर्भाशय के कैंसर की वैक्सीन है वो अभी प्राइवेट में अवेलेबल है, बट वेरी सून मोस्टली विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स वो गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हो जाएगी, ऑफ कोर्स फॉर अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ फीमेल्स ओनली। और टाइफाइड भी हो सकता है कि अनदर नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर में गवर्नमेंट शेड्यूल में आ जाए, तो वो उतना कॉस्ट हम बचा पाएंगे फॉर कॉमन पीपल। जो वैक्सीन अपने कंट्री में अभी अवेलेबल नहीं है और आने के चांसेस है उसमें मुझे एक लगता है कि डेंगू वैक्सीन है। तो डेंगू की महामारी है, बहुत प्रॉब्लम होता है खास करके मानसून एंड पोस्ट मानसून टाइम में, और ये वैक्सीन अभी ऑलरेडी अवेलेबल है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इवन आई थिंक सिंगापुर में। तो वो सेफ वैक्सीन है, अभी इफेक्टिव है। उसकी एक टकेडा करके जापान की कंपनी है जो लॉन्च करेगी मोस्टली ऐसा लगता है, और वेरी वेरी सून दिस वैक्सीन, मतलब उनके स्टडीज इंडिया में चल रहे हैं उसकी, बिकॉज ये वैक्सीन अप्रूव्ड है दूसरे कंट्री में, पर इंडिया में ऐसा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया माने DCGI जब तक इंडिया का डेटा जनरेट करके उनको ना दे तब तक ये वैक्सीन का अप्रूवल नहीं मिलता। तो इसका डेटा इंडिया में जनरेट होके सबमिशन के फेज पे है, और एक बार ये सब डेटा जनरेट करके सबमिट हो जाए तो DCGI अप्रूवल देगी, तो ये वैक्सीन भी मुझे लगता है वेरी सून इट विल बी अवेलेबल इन आवर कंट्री। अनदर इज RSV वैक्सीन। तो ये RSV वैक्सीन भी छोटे बच्चों में, एल्डरली में, इवन प्रेग्नेंट लेडीज में जो रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, जो बहुत सारे बैड वायरसेस या ब्रोंकियोलाइटिस या ब्रीदिंग डिफिकल्टी करता है, उसकी भी रिलेटेड एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वैक्सीन है जो भी शायद वेरी सून इट इज सेड के नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में आएगी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है। भारत बायोटेक कंपनी, एबट कंपनी, सीरम, ये सब अवर ओन इंडिजिनस इंडियन कंपनीज है जिनकी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 10-15 वैक्सीन पे ये लोग काम कर रहे हैं, और ये बहुत सारी वैक्सीन ऐसी है कि जो कमिंग डिकेड में इंडिया में और भी कंट्रीज में अपने तरफ से एक्सपोर्ट होके जाएगी। ओह, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और हम भारतीयों के लिए बहुत प्राउड वाली बात हो जाएगी जब हम ये वैक्सीन अपने भारत के सिवाय बाकी कंट्रीज में भेजेंगे, और वहाँ की जो तकलीफें हैं अगर उसमें हम थोड़ा सा भी मदद रूप हो सकें तो। सर, आपके हिसाब से, आप जब एक मेडिकल फील्ड में आप इतने सालों से हैं, एज एन एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, कौन से चैलेंजेस आप देखते हैं इन योर रूटीन लाइफ जब बात वैक्सीनेशंस की आती है? सो अगेन कमिंग टू द चैलेंजेस, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग समझते हैं, बट मैंने देखा है कि जब 2 बच्चे होते हैं ना तो फर्स्ट चाइल्ड में बहुत लोग सिंसियर होते हैं और टाइम टू टाइम मैनेज कर लेते हैं, अच्छे से जाते हैं, अच्छे से डेट टू डेट चले जाते हैं और करते हैं। सेकेंड चाइल्ड जब ही आता है तब उनका वो एटीट्यूड एकदम स्लगिश और स्लो हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे मिस ऑन द डेट। सो अपॉइंटमेंट उनको पता है कि ये वैक्सीन इस टाइम पे लेना जरूरी है, बट उनकी प्रायोरिटी कुछ और या कहीं और अटक जाते हैं, एंड फिर वो डिले हो जाता है, फिर उनके ध्यान से निकल जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मैं, हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और वी गिव रिमाइंडर्स टू ऑल आवर पेशेंट्स। सो जितने भी पेशेंट्स मेरे यहाँ वैक्सीन लेते हैं या मेरे जैसे बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस बड़ौदा में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो लोग सबको SMS जाता है, व्हाट्सएप मैसेज जाता है कि आपका वैक्सीनेशन आज ड्यू है, ये पर्टिकुलर डिसीज के सामने ये क्या वैक्सीन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सभी चीज उसमें जाती है। और उसके साथ
साथ साथ उनको ध्यान पे लाया जाता है कि हाँ ये तो मैं भूल ही गया था या भूल ही गई थी, तो वो लोग तुरंत आ जाएंगे. सो दिस इज वन चैलेंज विच दे फॉरगेट द डेट कि आज लगना था, क्योंकि कुछ और काम आ जाता है और फिर वो याद रहता नहीं है और थोड़े दिनों के बाद तो पूरा माइंड में से निकल ही जाता है. कि काफी लोग ऐसा कहते हैं कि आज ही फाइल खोली तो याद आया कि ये तो 2 महीना ऊपर चला गया. सो और काफी वैक्सीन में एक ही डोज हो तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन काफी चीज में कैसा होता है कि एक डोज 2 महीने के बाद दूसरा डोज, 6 महीने के बाद तीसरा डोज. अभी फर्स्ट तो लग गया, 2 महीने बाद वाला भूल गया, तो वो सब पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है. तो आपको स्केड्यूलिंग रीस्केड्यूलिंग करना पड़ता है और थोड़ा उसका भी साइंस है जिस तरीके से वो वैक्सीनेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. तो वो ऐसे चैलेंजेस है कि जो लोगों को समझना चाहिए कि एक बार वैक्सीनेशन हम शुरू करते हैं तो अपना पर्पज है कि प्रोटेक्शन मिले, और कंप्लीट प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब हम शेड्यूल को कंप्लीट करें. सो ये चीज है कि जिसको पे भी हमको ध्यान देना चाहिए. राइट सर, आपने स्केड्यूल की बात की जहां पर वैक्सीनेशन की, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ पेरेंट मेरा सेकंड डोज अगर मुझे देना है पोलियो का और मैं भूल गई हूं बच्चे को देना, तो वो क्या ड्यूरेशन आइडियली होना चाहिए जिसमें वो डोज दे देना चाहिए? मतलब ऐसा कोई अलर्ट है उसमें कि फिर 2-3 महीने चले जाएंगे तो चलेगा? नहीं, तो ऐसा एक्चुअली ये हर एक चीज का साइंस है. सो कोई भी वैक्सीन, सपोज मैं बोलूं कि टाइफाइड का वैक्सीन 6 मंथ्स पे दे सकते हैं या MMR 9 मंथ्स पे दे सकते हैं, तो अपने मन में ये प्रश्न तो हमेशा उठेगा कि ये 9 मंथ से पहले क्यों नहीं दे सकते या 6 मंथ से पहले क्यों नहीं दे सकते. तो कोई भी शेड्यूल बनता कैसे है, तो हम ये देखते हैं कि ये बीमारी कब होती है. जैसे ये बीमारी अभी होती है तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने का मतलब, लेकिन ये बीमारी होने का चांस ही नहीं है तो उसको प्रिवेंट करने की जरूरत भी नहीं है. तो उस एक चीज वो है. दूसरा, मेरी इम्यून सिस्टम, मतलब मैं वैक्सीन देता क्यों हूं या वैक्सीन से होता क्या है. तो जब हम वैक्सीन देते हैं तो वो जो भी हम अंदर इंजेक्ट करते हैं उसमें उस साइंटिफिकली उसका मटेरियल है कि जो इनएक्टिवेटेड है या उसका फ्रेगमेंट है या उसका DNA है या उसका RNA या उसका कोई तत्व है कि जिस चीज को अंदर इंजेक्ट करने से वो बीमारी के रिलेटेड एंटीबॉडीज या उसकी इम्यूनिटी उत्पन्न होगी और वो डिसीज नहीं होगा. सो अभी ये जो इम्यूनिटी हम बना रहे हैं वो इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है. तो मैं अगर बहुत छोटे बच्चे को MMR वैक्सीन देता हूं जो लेस देन 9 मंथ्स या 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स पे, तो वो इम्यून सिस्टम उतनी एक्टिवेटेड है ही नहीं कि वो उसको रिस्पॉन्ड करेगी. तो अगर वैक्सीन अपटेक नहीं होता है, माने वो वैक्सीन देने के बाद उसके रिलेटेड इम्यूनिटी हम बना ही नहीं पाते, तो वो वैक्सीन देने का कोई मतलब ही नहीं बनता. या बहुत जल्दी दे दिया या उसकी कोई एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस है तो हम अवॉइड करेंगे. सो अ राइट टाइम, राइट वैक्सीन देने से राइट काइंड ऑफ इम्यूनिटी विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड. अब जब शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो कोई ये साइंटिफिक चीज है, लेकिन आपने पूछा इसलिए बताता हूं कि 2 लाइव वैक्सीन देने के बीच में 4 वीक्स का गैप इज मस्ट. उससे पहले काफी लोग ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे तो आप जल्दी कर दो ना, फिर हमारे पास टाइम नहीं बाद में. तो आप लेस देन 4 वीक्स में अगर वैक्सीन लेते हो तो वो दोनों डोज की इफेक्ट जो आनी चाहिए वो ठीक से नहीं आती है. सो वी कैन नॉट हरी अप, वी कैन नॉट डिले, बट वी नीड टू गिव इट एट द राइट टाइम. अनदर थिंग इज के कभी रह गया, जैसे कि एक डोज लगाया, दूसरा 6 महीने के बाद लगना था, बट गलती से वो 8 महीने के बाद आया या 1 साल के बाद आया कि वो तो फिर मैं भूल ही गया था, अभी आया हूं तो लगा दूं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम लगाना तो सही है और एक ही डोज लगता है, वापस पूरा शुरू करना पड़ता है, ऐसा नहीं है. बट वो कंप्लीट करते हैं तभी उसका प्रॉपर इम्यूनिटी हुआ. तो बीच में काफी फेज ऐसा था कि जहां पे वो इनकम्प्लीटली प्रोटेक्टेड था या उसका इम्यूनिटी जितना होना चाहिए उतना ठीक से नहीं था. तो ये बात समझना जरूरी है कि कोई भी शेड्यूल अगर हम मेंटेन करते हैं तो बेस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं और बेस्ट इम्यूनिटी और जो उसका रियल पर्पज है वैक्सीन का वो सर्व होता है. बहुत सही बताया सर आपने. और एज अ पेरेंट हमें ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है, मैं जब आप कह रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी. कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें यहाँ जाना है तो वैक्सीन एक्चुअली स्केड्यूल्ड है 10 दिन बाद, पर हम 10 दिन पहले उसको ले रहे हैं. और मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि फैमिली डॉक्टर्स होते हैं तो दे भी देते हैं, बट आई थिंक हमें एज अ पेरेंट इसको समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन्स को सही समय पर लगाना कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसका जो भी सर ने जैसे बताया पूरा स्ट्रक्चर, वो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सर, आज के दिन अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जाते जाते हमारी ऑडियंस को इस वैक्सीनेशन डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आई कि जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो अनलाइक अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या अदर मेडिसिन या अदर ड्रग्स, ये बहुत यूनिक चीज़ है. क्योंकि यूनिक चीज़ इसलिए है कि इसका कोल्ड चेन भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. तो कोई भी
दवाई तो हम कहीं से भी रखे, पॉकेट में लेके चले जाए और खा ले या कभी भी यूज करे चलेगा। काफी लोग वैक्सीन लेके आ जाते हैं कि ये लगा दो, पॉकेट में लेके आते हैं, थैली में लेके आते हैं, तो उस वैक्सीन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। काफी लोग आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करे तो बोलते हैं मैं वैक्सीन साथ में ले जाऊंगी, वहां पे लगवा दूंगी, वहां मिलना मुश्किल है, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में। तो ये समझना जरूरी है कि ये वैक्सीन का कोल्ड चेन माने द राइट टेम्परेचर एट विच द वैक्सीन इज टू बी केप्ट। अगर उस कोल्ड टेम्परेचर रेंज के बाहर वैक्सीन जाता है तो उसकी कोई इफेक्ट होती नहीं है। सो उसी रेंज ऑफ टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर प्रिजर्व्ड एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर अच्छे से वैक्सीन को प्रिजर्व नहीं करेंगे और कहीं भी उठा के कहीं भी लेके जाएंगे और लगवाएंगे तो भी उसकी सही इफेक्ट होना डाउटफुल है, और इसीलिए वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन के मैसेज, बताने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। very, very और आपने बहुत सही कहा कि हम खुद ही अपने ही डॉक्टर बन के ले आते हैं और कहते हैं कहीं से मुझे मिल गया, सस्ते में मिल गया, ऑनलाइन मंगा लिया। ये भी आजकल ऑनलाइन भी मिलना शुरू हो गया है, तो उसका कोल्ड चेन का कोई अश्योरेंस नहीं है, तो योर वैक्सीन इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। तो कॉस्ट इज वन एस्पेक्ट बट द इफेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग वैक्सीन इसलिए ले रहे हैं कि हमको उस डिसीज के प्रिवेंशन मिले, ना कि हम पैसे बचा पाए। तो वो भी चीज को ध्यान में रखना खास जरूरी है। और कमिंग टू द लास्ट पॉइंट के मैसेज, तो सभी श्रोतागणों से मेरा तो ये नम्र विनंती है कि कोई भी डाउट हो तो आपके डॉक्टर से डिस्कस करें, बट वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे काफी सारे सही गलत न्यूज जाते हैं, कहीं किसी का कुछ रेयर इवेंट हुआ हो तो उस बात को बहुत प्रोपोगेट किया जाता है जो वैक्सीन से रिलेटेड शायद ना भी हो। तो कोई भी गलत न्यूज पे ध्यान ना देते हुए आई वुड सजेस्ट के टॉक टू योर डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर, डिस्कस विद देम कि कौन कौन सी वैक्सीन है, किस बीमारी के सामने प्रिवेंशन देती है, किस डोज शेड्यूल में देनी चाहिए, कैसे लेनी है, कोई एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस है कि नहीं, वो भी आप पूछ सकते हो। और वैक्सीनेशन के बाद यू एंश्योर दैट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज डन। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स नॉट ओनली राइट द नेम ऑफ द वैक्सीन बट वो लोग उस पे से पील ऑफ स्टिकर निकाल के भी यूजुअली साथ में लगा देते हैं टू मेक श्योर दैट द राइट वैक्सीन वॉज गिवन which was not expired from a good company, everything honest and transparently होना चाहिए। तो इन चीजों पे ध्यान रखते हुए सभी को वैक्सीन लेना जरूरी है ऑन दिस नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। और सर ने तो सब कुछ बता दिया है हमें, उन्होंने हर चीज़ को आपके लिए धीरे धीरे तोड़ के आपको समझाने की कोशिश की है स्टार्टिंग टू एंड। आई थिंक अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिन जिन पेरेंट्स ने अभी तक अपने बच्चों के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स कुछ महीनों से नहीं देखे हैं तो फटाफट जाएं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड निकालें और एक बार चेक कर लें कि सारे वैक्सीनेशंस जितने स्केड्यूल्ड हैं क्या वो आपने अपने बच्चे को समय सर दिए हैं या नहीं। अगर नहीं दिया है तो तुरंत फोन उठाएं और अपने पीडियाट्रिशियन से अगले ही हफ्ते अपॉइंटमेंट लेकर प्लीज ड्यू वैक्सीनेशंस को लगवाएं। और जो रिकॉर्ड है उसका भी प्रिंट निकालकर संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर हमने सब मेंटेन कर लिया तो कल जाके 10 साल बाद हमारा बच्चा हमें कोसेगा नहीं ये कह के कि आपने मुझे वैक्सीन लगवाई थी पर उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। तो ये ना हो, इसीलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को संभाल के रखना, स्पेशली ये डॉक्यूमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जहां हैं स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स पहले जाकर अभी जाकर चेक कर लीजिए। तो इस वीडियो को आपको करना क्या है, सबसे ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि वैक्सीनेशंस हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने बच्चों की बात की है पर बड़ों के लिए है, चाहे एल्डरली हैं, सब एज में अलग अलग तरह की वैक्सीन लगती हैं। तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा रिसर्च करें, अपने डॉक्टर से पूछें। और बच्चे हर घर में होते हैं, इसलिए ये वीडियो जो है वो आपको पक्का शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तंदुरुस्त रहें, सेफ रहें, वैक्सीनेशंस टाइम से जरूर लगाते रहें। VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।